नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में बाजी पलट चुकी है। कल तक जो ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करवाने की धमकी दे रहे थे, आज उनकी ही रिजीम खतरे में है और उनका भ्रम कांच के शीशे की तरह ढेर हो गया है। ट्रंप ने आग से खेलने की कोशिश की, लेकिन उस आग में अब डोनाल्ड ट्रंप झुलस रहे हैं। कल तक रूस और चीन ईरान के साथ थे, लेकिन अब अपने ही अमेरिका के खिलाफ हो गए और रूस और चीन के खेमे में चले गए। जी हां, बेशक आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन फ्रांस ने रूस और चीन का साथ देने का फैसला किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी फ्रांस अब दुश्मनों के खेमे में है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आपने जो डाइवर्जन क्रिएट किया है पूरी दुनिया में, इससे आपकी कूटनीति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। फ्रांस ने भी अमेरिका को औकात दिखाने की शुरुआत कर दी है। यूएनएससी में फ्रांस का वीटो ट्रंप के लिए झटके जैसा है, जिसे वो पचा नहीं पाएंगे। बीते दिनों अहंकार के नशे में चूर ट्रंप ने मैक्रों का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन मैक्रों ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई ईंट का जवाब तो पत्थर से ही मिलेगा और अब ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। इधर ईरान के ताबड़तोड़ हमले, आईआरजीसी का खूनी बदला, उधर अमेरिकी सेना में बगावत की बू भी देखने को मिल रही है। पीट हेग्सेथ के मुंह पर सेना प्रमुख का इस्तीफा मारना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब लंका को ढाने वाला भेदी अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में मौजूद है। अमेरिकी सैनिक इस बेमतलब की जंग की आग में बौर नहीं झुलसना चाहते हैं। एक एक करके वो विरोध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ दुनिया बदल रही है। रूस और चीन तो खिलाफ थे ही, अब फ्रांस भी ईरान के खेमे में चला गया है और अकेला पड़ता अमेरिका, अलग थलग पड़ते डोनाल्ड ट्रंप। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? सेना के इस बगावत को कैसे थामेंगे? फ्रांस के इस विरोध को कैसे संभालेंगे? और अब 1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी इस वीकेंड जो प्रोटेस्ट करने वाली है, उसके दबाव को कैसे सहेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी डिबेट, इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ होंगे और आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि किन किन सैन्य अधिकारियों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है अमेरिका में और क्यों मामला बुरी तरीके से फंसा नजर आ रहा है। दुनिया के नक्शे पर खुद को सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका आज धराशायी हो रहा है। गुरूर कांच की तरह चकनाचूर हो रहा है। जो ट्रंप कल तक ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते थे, आज उन्हीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना है। वजह साफ है, ईरान अकेला नहीं है। रूस और चीन तो साथ हैं ही, लेकिन अब नेटो में सबसे मजबूत देश फ्रांस ने भी रूस, चीन और ईरान का दामन थाम लिया है। बेशक आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन यूएनएससी में फ्रांस के वीटो ने ट्रंप के होश उड़ा दिए। फ्रांस ने ईरान, रूस और चीन के समर्थन में वोट किया। तो क्या अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है? हुआ क्या? फ्रांस क्यों खिलाफ चला गया? चलिए आपको बताते हैं कैसे फ्रांस ने अमेरिका के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका है। 23 साल बाद अमेरिका के खिलाफ फ्रांस नजर आया। फ्रांस ने रूस, चीन, अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन के साथ जाकर वीटो किया है। पहली बार वीटो किया बहरून ने होर्मुज को लेकर एक प्रस्ताव रखा था यूएनएससी में। जंग खत्म हो जाती अगर प्रस्ताव पास होता, क्योंकि होर्मुज को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया का साथ मांगा गया था। रूस और चीन के साथ मिलकर फ्रांस ने वीटो कर दिया इस पर। पहले 2003 में 3 देशों ने एक साथ मिलकर अमेरिका का विरोध किया था। इराक के खिलाफ जंग के दौरान 3 देशों ने विरोध किया था, लेकिन एक बार फिर से फ्रांस ने ईरान, रूस और चीन के साथ जाने का फैसला किया। और आज जिस तरह के हालात अमेरिका के खिलाफ बने हुए हैं, उसमें यह कोई आम बात नहीं है। ट्रंप को डर है कि मैक्रों उस व्यक्ति का किरदार निभा सकते हैं जो अमेरिका के खिलाफ इस बगावत की आग को और बुलंद कर दे। और मैक्रो शायद उस रास्ते पर हैं
जहां हो सकता है अमेरिका के खिलाफ वो पूरी दुनिया को लीड करे। उस रास्ते पर ब्रिटेन पहले ही खड़ा है। याद कीजिए ब्रिटेन ने क्या कहा था। ब्रिटेन ने कहा था ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है, नेटो की लड़ाई नहीं है, और हम ईरान के खिलाफ कभी अपने फोर्सेस को होर्मुज में या खाड़ी देशों में नहीं भेजेंगे। फ्रांस भी उसी रास्ते पर, लेकिन फ्रांस एक कदम आगे बढ़ चुका है। ट्रंप ने बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाया था, लेकिन मैक्रों ने अपनी कूटनीतिक चाल से ट्रंप को ऐसा पलटवार दिया कि ट्रंप चारों खाने चित हो गए। यूएनएससी में अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ फ्रांस का खड़ा होना बताता है कि यूरोप अब अमेरिका की सनक वाली जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, और न ही यह एहसास करता है कि वो ट्रंप के दबाव में है या फिर अमेरिका के किसी प्रेशर में है। और ट्रंप ने जब मैक्रों का मजाक उड़ाया था तो इमैनुअल मैक्रों ने क्या रिएक्ट किया था वो भी आपको सुनवा देते हैं। Écoutez, je ne vais pas rentrer, on parle de choses trop graves, on parle de guerre, on parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. Écoutez, je ne vais pas rentrer, on parle de choses trop graves, on parle de guerre, on parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. मैक्रो का यह बयान ट्रंप को सीधी चेतावनी है कि उनकी बदतमीजी और नहीं चलेगी। वो ट्रंप को शालीन नहीं मानते हैं, इसलिए मैक्रो भड़के हुए हैं, और अब मैक्रो और ट्रंप के बीच की दरार साफ देखे जा सकते हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए ईरान के साथ फ्रांस ने जाने का फैसला किया, और ये जो जुगलबंदी है फ्रांस, ईरान और रूस की, ये मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदलने की ताकत रखती है। यकीन मानिए दोस्तों, चीन की आर्थिक ताकत और रूस की सैन्य तकनीक ने ईरान को एक ऐसे किले में बदल दिया जिसे भेदना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही है, और अब इसमें फ्रांस की एंट्री होते हुए भी दिख रही है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान पर आंच आए तो वो चुप नहीं बैठेगा। यह गठबंधन ट्रंप के उन भ्रमों को तोड़ रहा है कि वो अकेले दुनिया को हाँक सकते हैं या उनके इशारे पर दुनिया चलेगी। अब आपको समझाते हैं ईरान के साथ फ्रांस के आ जाने से ट्रंप की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को एयर स्पेस देने से पहले ही मना किया हुआ है, लेकिन हथियार ले जाने वाले विमानों के लिए एयर स्पेस नहीं दिया। फ्रांस ने भी यही किया है, फ्रांस ने भी एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। मैक्रो ने अमेरिकी और इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। फ्रांस के रुख से अमेरिका पर वैश्विक स्तर पर नैतिक दबाव बढ़ गया है, और बहुत सारे यूरोपीय मुल्क इस वक्त फ्रांस की ओर देख रहे हैं, और अमेरिका अलग थलग पड़ता दिख रहा है। नेटो में पहले ही दरार है। फ्रांस के पहले से ये जो फैसला है नेटो सहयोगियों के बीच मतभेद गहरा दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांस को बहुत ही असहयोगी बताया था। भविष्य में पश्चिमी सैन्य गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े किए। फ्रांस का झुकाव ईरान की तरफ होने से अमेरिकी दबदबा कम होगा। खाड़ी देशों के बीच फ्रांस के कदम से मैसेज क्लियर जाएगा कि हर देश अमेरिका के कहे मुताबिक नहीं चलेगा, और न ही आंख मूंद के युद्ध को वो सपोर्ट करेगा। बाहर से मिल रहे झटकों से ज्यादा घातक वो घाव हैं जो अमेरिका को अंदर से मिल रहे हैं। पहले फ्रांस और अब अमेरिका के सैन्य अधिकारी, आर्मी के जनरल्स। ट्रंप के बेहद करीबी और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को अमेरिकी सेना के भीतर भारी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। खबरें हैं कि सेना के बड़े जनरलों ने पीट हेग्सेथ के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का भी विरोध हो रहा है। सेना चीफ का इस्तीफा हेग्सेथ के मुंह पर मारा गया है। इस बात का सबूत है अमेरिकी फौज अब किसी सनकी के इशारे पर ईरान की जंग में नहीं कूदना चाहती। सैनिकों के बीच डर है, अमेरिका परेशान है, जनरल्स के बीच असंतोष का माहौल है। वो जानते हैं खाड़ी में घुसकर, ईरान में घुसकर जंग लड़ने का मतलब है अमेरिकी ताबूतों की एक लंबी कतार। मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिकी सेना में दो फाड़ है, एक के बाद एक इस्तीफों का दौर चल पड़ा है। अमेरिकी सेना में किस तरीके से दरार पड़ा है यह भी आप देख लीजिए। जनरल रैंडी जॉर्ज ने अमेरिकी आर्मी चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह हैं जनरल रैंडी जॉर्ज। पीट हेग्सेथ ने कहा कि भाई आप पद छोड़ दीजिए,
आपसे जंग नहीं संभल रहा। तो उन्होंने कहा कि जंग आपसे नहीं संभल रहा, मैं तो अपना काम ठीक कर रहा था। ट्रंप और हेग्सेथ के बीच तालमेल की कमी भी एक वजह बनी है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है अपनी आर्मी से, अमेरिकी आर्मी से, और अब तक करीब 1 दर्जन सीनियर ऑफिसर्स को ट्रंप के गुस्से की भेंट चढ़ाया जा चुका है। और पीट हेग्सेथ नाराज नहीं है। पीट हेग्सेथ तो ऑर्डर का बाजा बजाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति हैं। असली ऑर्डर तो ये भाई साहब देते हैं। और अंदर की खबर जो आ रही है वो ये है कि अपनी आर्मी से ही खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। वो तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर नहीं कह पा रहे, जिस दिन कह दिए उस दिन उनका ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन अंदर खाने से खबर यह मिल रही है कि सबसे ज्यादा ट्रंप की टीम में चर्चा इस बात को लेकर है कि अमेरिकी आर्मी ईरान को 35 दिन के अंदर हरा क्यों नहीं पाई। एक्स पर पोस्ट कर सेना चीफ का फैसला बताया पीठ ने और लिखा कि कोई सजा नहीं, आगे बढ़ो देशभक्तों। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन कैसे एक एक करके टॉप ऑफिसर्स को निपटा रही है। अगस्त 2025 तक कुल 12 बड़े सैन्य ऑफिसर्स हटाए गए। आइए एक बार फिर से देखते हैं हाई प्रोफाइल बदलाव जो हुए हैं। चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जूनियर, चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जो कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन थे, उनको पद से हटा दिया गया। जनरल टिम हॉग एनएसए और साइबर कमांड के प्रमुख को हटा दिया गया। लिजा फ्रांचेटी को हटा दिया गया, नेवी ऑपरेशंस के प्रमुख थे। लिंडा फेगन को हटाया गया, यूएस कोस्ट गार्ड प्रमुख थे। दूसरे बड़े बदलाव भी देख लीजिए। जेम्स फ्लाइफ एयरफोर्स वाइस चीफ को हटाया गया। नैन्सी लैकोर नेवी रिजर्व प्रमुख पद से हटाया गया। शोशाना चैटफील्ड नेटो से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी को हटाया गया। जेमी सैंड्स नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड को चीफ को हटाया गया। इसके अलावा डिफेंस इनोवेशन यूनिट प्रमुख डो बैक को इस्तीफा देना पड़ा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख जेफरी क्रूज को पद से हटा दिया गया। एयरफोर्स चीफ डेविड एल्विन को पद से हटा दिया गया, उनको समय से पहले रिटायरमेंट दे दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल यह है अमेरिकी सेना में बगावत किस बात को लेकर है। क्या वो ट्रंप का कहा नहीं मानना चाहते? क्या अमेरिकी सेना ट्रंप के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहती है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आर्मी से खुश नहीं है? क्योंकि याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि हम 1-2 हफ्ते में जंग को खत्म कर देंगे और ईरान हमारे कंट्रोल में होगा और होर्मुज को हम कंट्रोल करेंगे और ईरान का तेल अमेरिका बेचेगा। ये कहा नहीं था, ये मंशा थी, लास्ट वाली लाइन। लेकिन 35 दिन की लड़ाई के बाद हाथ में कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा। और तो और होर्मुज भी बंद हो गया, जो पहले खुला हुआ था जंग से पहले, जिसको ईरान ने फ्री कर रखा था पूरी दुनिया के लिए। क्या ठीक है, आपकी जहाज को ले जाइए, आप तेल गैस ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट भी बंद हो गया पूरी दुनिया के लिए। ईरान ने ऐसा ताला जड़ा कि ट्रंप साहब को चाबी नहीं मिल रही। और इसका ठीकरा वो आर्मी पर फोड़ रहा है। बेशक अभी खुलकर मीडिया के सामने नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बार बार ये बात मीटिंग्स में जरूर कह रहे हैं कि अमेरिकी आर्मी ने निराश किया है, वो लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए। इसलिए एक के बाद एक इस्तीफे, तबादले, रिटायरमेंट, पद से हटा देना और अब आर्मी चीफ को ही उनके पद से उड़ा दिया गया। तो नाकाम कौन हुआ है? अमेरिकी सेना नाकाम हुई है, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ नाकाम हुए हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हुए हैं? चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। आज इसी मुद्दे पर बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर की पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेस्ट एशिया विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान स्पेशलिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही है, राजनीतिक मामलों की जानकार और भू राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। रशिया से लाइव जुड़ रही हैं कर्नल दिनेश नैन का, चूंकि आप आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो मेरा पहला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप से आर्मी निराश है या आर्मी से डोनाल्ड ट्रंप निराश है? डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है, कि 35 दिन में अमेरिकी आर्मी ईरान को क्यों नहीं हरा पाई, इसलिए सबको बदल दो, सारे टॉप ऑफिसर्स को चेंज कर दो।
नहीं, देखिए विवेक, किसी भी सेना के अंदर इतने टॉप लीडरशिप को बदलने का मतलब डेफिनेटली सीरियस होता है। और ये सिर्फ इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि कोई किसी को लाइक करता है कि नहीं करता है, या किसी का कोई एम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि नॉन मिलिट्री आदमी है। हाँ, डेफिनेटली पिछले साल अगर आपको याद हो 12 जून के आसपास, जब 9 जून के आसपास 12 दिन का जो युद्ध चला था इसराइल और अमेरिका का ईरान के साथ, तो जिस प्रकार से ईरान की तैयारी को देखा गया था, मिसाइल्स की, और जो फायर हुआ था, फिर उन्होंने अमेरिका भी घुसा इसराइल के बाद में इसके अंदर ईरान के खिलाफ B-2 बॉम्बर से, जब फर्दो, नतांज और इस्फान के ऊपर अटैक किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगसेथ, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी, वो इस बात से डेफिनेटली नाराज थे कि अमेरिकी सेना को इतनी ज्यादा पुख्ता जो तैयारी कर रखी है IRGC ने, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं। और जैसे आप बता रहे हैं, अगस्त ऑनवर्ड्स ये सिलसिला इन लोगों को हटाने का चला। जहां तक सवाल है, जो अभी आप बता रहे हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं रोनी जॉर्ज, उनको जो इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, उनसे इस्तीफा मांगा गया पीट हेगसेथ के द्वारा, बिकॉज जब बात बूट ऑन ग्राउंड्स की चल रही थी, तो ऐसा एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था कि इसके अंदर काफी बॉडी बैग्स वापस आने की संभावना है। और वैसे भी जिस प्रकार से अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने खबरें दी कि ईरान के पास काफी मात्रा के अंदर जो है वो क्रूज मिसाइल्स हैं, काफी मात्रा में ड्रोन्स हैं, काफी मात्रा में इनके पास में बाकी हथियार हैं, तो यही नहीं कि हाँ ये सिलसिला यहाँ रुकेगा। मैं समझता हूँ कि तुलसी गबाड़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ गाज गिरने के संदेश आ रहे हैं, कि उन्होंने जब अपना अभी एक ब्रीफिंग के अंदर ये कहा कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट शायद उन्होंने दी थी, तो उनके ऊपर भी है। और जो अपना फेडरल जो आपका FBI है, उसके जो चीफ है, उसके ऊपर भी काश गाज गिरने पटेल। की संभावना है। और रही बात जो कि अटॉर्नी जनरल जो लेडी है, जिनको हटाने की बात की गई, वो शायद लोग इस बात से जोड़ रहे हैं कि जो उनकी फाइल चल रही थी, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, केस मैं अपने प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो वो ठीक से उसको केस को लड़ नहीं पा रहे थे, तो शायद उनको उसने खुद ही अपॉइंट किया था, तो उनको खुद ही रिमूव कर दिया। परंतु मैं इस सारे खेल के अंदर मैं ये कहना जरूर चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर हम समझते हैं कि अमेरिका की कोई एक्शंस के अंदर कोई फर्क आया है, या अमेरिका कोई डर गया है, मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं नहीं रहूंगा, नहीं, बिकॉज पिछले मैं इसमें मेरा ये तर्क नहीं है कि अमेरिका डरा हुआ है। मेरा ये तर्क है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सेना के प्रदर्शन से खुश नहीं है, इसलिए तबादले तेजी से हो रहे हैं। उनका ये एंटिसिपेशन था, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते और उससे से ज्यादा 2 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते में हम ईरान को कंट्रोल करके, ईरान के तेल को कंट्रोल करके, वहां के रिजीम को चेंज करके वहां से निकल आएंगे अपने ऑपरेशंस को पूरा करके। 35 दिन की लड़ाई, 60 दिन की लड़ाई, 90 दिन की लड़ाई वो नहीं चाहते थे, और जिसमें वो अब वो फंसे हुए, और उसके लिए जिम्मेदार वो उन जनरल्स को मानते हैं जो अमेरिकी सेना में। इसमें पाशा जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है? जी, ये तो बहुत बड़ा ज़लज़ला है मिलिट्री में, जो कि अमेरिका के इतिहास, हाल के इतिहास में देखा नहीं गया था, कि इतने सारे जनरल्स अगर हटाए गए हैं और उनके इस्तीफे मांगे गए हैं, तो ज़रूर ये रियलिटी को जानते हैं, सच को जानते हैं। चाहे वो जंग इतनी तवील अरसे के लिए क्यों खींची जा रही है, अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, जो आंकड़े पीटर हेगसेथ छुपाना चाहते हैं, और कितने हवाई जहाज मार गिराए हैं, और इनके अड्डे जो खाड़ी में थे, जॉर्डन में थे, कितने तहस नहस हुए हैं, और अमेरिका की फौज का क्या हाल है अब फिलहाल। जैसा गेराल्ड फोर्ड में बताया जाता है कि वहीं अंदरूनी बगावत हुई थी, वहाँ टॉयलेट्स में कपड़े डाल के बंद कर दिया गया था, लॉन्ड्री में आग लगी थी। वो अब पता चल रहा है कि उन्हीं के सोल्जर्स जो तकरीबन 1 साल से जहाज पे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो इसी तरह जो है, जो फौज भी है, जो इतने जख्मी होके डर से पूरे खाड़ी में, होटलों में, यहाँ वहाँ चुपके हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये असलियत जो है, अमेरिका के कांग्रेस को, अमेरिका की जनता को ये छुपाना चाहते हैं ट्रंप और पीटर हेगसेथ,
क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये इस जंग में इतनी तवील अरसे तक ईरान लड़ पाएगा और इतनी गंभीर ऑलमोस्ट डिफीट अमेरिका को शिकस्त खानी पड़ेगी बोल के। तो इस लिहाज से जो है जो खर्चा आ रहा है 2 बिलियन, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। तो असल खर्चा और ज्यादा है, और 200 बिलियन डॉलर उन्होंने एडिशनल खर्च के लिए कांग्रेस से जो मांग की है उस पर काफी एतराज है, अपोजिशन भी है, और खाड़ी के देशों पे भी दबाव डाला जा रहा है कि वो भी अपनी तिजोरी से इस खर्चे के लिए, जंग के लिए पैसे दें, जो कि वो मना कर रहे हैं। और अमेरिका ये भी धमकी दे रहा है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट जो भी हैं कतार के, यूएई के और सऊदी अरब के, वो हम रशिया के फॉरेन एक्सचेंज जैसा 300 बिलियन फ्रीज कर दिए थे, उसी तरह उसको भी करके डॉलर लाओ। जंग में अगर बने रहना है तो कुवैत भी पैसा देगा, बहरीन भी पैसा देगा, सऊदी भी पैसा देगा, ये कह रहे हैं पाशा साहब। मैं जल्दी से कौल साहब का रिएक्शन। भाई कौल साहब, क्यों अमेरिकी सेना में इतनी बेचैनी है? क्या वो ट्रंप साहब की बात से खुश नहीं है, या फिर उनके मनमानी फैसलों की वजह से परेशान हो चुके हैं? देखिए, आपने नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जो आपने लास्ट स्टेटमेंट दी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपने उसे लाइटली ले लिया। पहली बात तो खुमैनी जी इज नॉट एन एंजल, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, तो बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन आईआरजीसी ने बहुत एट्रोसिटीज की हैं अपने लोगों पे। पर अगेन आई एग्री विद आपका पॉइंट कि वो उनका खुद का इशू होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो जो फंडिंग करते थे टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, जो कि रेड सी पे अब और एक्टिवेट हो रहे हैं, उससे पूरी दुनिया को एक तरीके से रखा था। और अभी पेट्रो टेरर हो रहा है दुनिया भर में। कमिंग बैक टू द वॉर, तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर प्रति डे का नुकसान हो रहा है टू ग्लोबल इकोनॉमी, और तकरीबन 1.7% कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखेगी। साथ में इस दुनिया भर में महंगाई हो रही है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसा किचन नहीं है जिसने इसको इफेक्ट ना किया हो। कमिंग टू योर क्वेश्चन, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन काफी बढ़ी हुई है, एप्स्टीन फाइल स्टिल एन इशू, और आप फायरिंग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर, आपके डिफेंस एक्सपर्ट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, इंटेलिजेंस फेलियर रहा कि हमें लग रहा था कि शीर्ष नेतृत्व में भी 1 लेयर 2 लेयर अगर उठ जाए तो उसके बाद अंदर से जो लोगों के डिसेंट था वो बढ़ जाएगा। लेकिन वहां पे आईआरजीसी ने आयरन फिस्ट से लोगों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया 45,000 मौतें, वो थोड़ा शायद नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 25 कई लोग बोल रहे हैं, कई 15 बोल रहे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है उस नंबर की। पर ये फैक्ट है कि एट्रोसिटीज हुई हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज की डेट में अगर आप देखिए तो अमेरिकन आर्मी, क्योंकि ट्रंप ने जो बोला कि सिविलियन टारगेट्स हम लेंगे जिसके अंदर डिसैलिनेशन प्लांट है, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ब्रिज जो गिरा दिया, वो तकरीबन 480 मिलियन डॉलर से बना था। वो एक हिस्टोरिक ब्रिज है, और उसके नीचे टूरिस्ट मर गए, तकरीबन 30 लोग घायल हुए हैं, 9 लोग मर गए, हॉस्पिटल्स में भी डैमेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ की जो आर्मी है, टेक्निकली स्पीकिंग दे स्पीक देयर माइंड, और कहीं वॉर क्राइम के लिए उन्हें बुक ना किया जाए आफ्टर ट्रंप लीव्स। ट्रंप के पास इम्यूनिटी है टिल ही इज ए प्रेसिडेंट, लेकिन नवंबर में जो मिड टर्म आ रहे हैं, जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, पब्लिक सपोर्ट बहुत तेजी से उनका कट रहा है। और पब्लिक का ये मानना है कि ईरान वॉर इज नॉट देयर वॉर, ये इजराइल की वॉर हो सकती है, मिडिल ईस्ट की हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियली अगर आप देखें तो अमेरिका को नेट नेट इससे क्या फायदा होगा? 65% ऑयल रिजर्व्स जो वर्ल्ड के हैं वो हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल में आ सकते हैं, और पेट्रो डॉलर जो कमजोर हो रहा है वो बढ़ सकता है। लेकिन ये बहुत लंबी गेम है, 40-50 साल, 30 साल अगर आप आगे चल के देखें तो उस डायरेक्शन में। लेकिन फिर भी मैं इस वॉर के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूं, बिकॉज सिविलियंस मर रहे हैं, हॉस्पिटल सिस्टम चरमरा रहा है, और डायलिसिस यूनिट्स ईरान के अंदर इस टाइम ट्रबल में है। अगर कोई भी आपको ये आदमी बता रहा है कि ईरान में कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स फॉल्स इंफॉर्मेशन। मैं कल ही 15 लोगों से बात किया। आपने एक पॉइंट मैं आपकी बाकी बातों से सहमत हूं कौल साहब। आपने एक पॉइंट शुरू में कहा कि भाई ईरान के हाथ भी आतंकियों के हाथ से बंधे हुए हैं और आतंकियों का साथ दिया ईरान। क्या आपको लगता है कि सीआईए इस मामले में पाक साफ है? अभी मैं लिस्ट लेकर बैठ जाऊं, तालिबान से लेकर लश्कर तैयबा से लेकर दुनिया भर की कई ऐसी तंजीमें हैं जिसको सीआईए ने फंड किया होगा बैक चैनल से। विवेक जी, आप तो इतना पढ़े लिखे और इतनी डीप रिसर्च सर, मैं आप लोगों से ही बातचीत करके सीखता हूं। मैं कोई बहुत मैंने जी
नहीं, देखिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी बहुत जगह पलट किया है, जिसका नेट रिजल्ट उन लोगों के लिए सबसे, जी इस सारी वॉर के अंदर सबसे बड़ा नुकसान एक कॉमन ईरानियन हार्डवर्किंग आदमी का नहीं होगा। सर, कॉमन अमेरिकन भी आपके मतलब ट्रंप प्रशासन के साथ नहीं है ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल, 100% मैं आप बिल्कुल, इस बात को दावे देखिए, के साथ कहता हूं। मैं प्रियंका के रिएक्शन ले लूं जल्दी से जल्दी से, फिर एक मैं बात- मुमताज जी के एक पास बात जा रहा हूं ऐड जी। करना चाहूंगा। हाँ एक कॉमन टीचर, फायर फाइटर, पुलिसमैन, जिसका पेट्रोल $1 बढ़ गया है, डीजल $1.5 बढ़ गया है, इन्फ्लेशन अब जा चुकी है, अब उनके बच्चे शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए तैयार हो रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो डोनाल्ड दुनिया ट्रंप को भर में इस वॉर से नुकसान हो रहा है। कौल साहब डोनाल्ड ट्रंप को कह दीजिएगा कि उनके लाडले पाकिस्तान में डीजल ₹550 पर लीटर हो गया पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से। तो लाडले को बड़ी दिक्कत हो रही है थोड़ा। डिफरेंट बॉल गेम। नहीं तो पाकिस्तान इस लाडला धरती पे नहीं exist करता। लाडला वर्ड यूज किया ना मैंने। पाकिस्तान तो अलग ही- डोनाल्ड ट्रंप के लाडले को दिक्कत हो रही है, नासिम मैं- मुनीर को, विवेक जी, शहबाज शरीफ को। अपने एक point लाडले ऐड को तो करूंगा। बचाएं कम से कम। कोई बड़ी पाकिस्तान का हाल आपको देखना है तो ये देख लीजिए, जो सऊदी ने अभी ट्वीट किया है कि हम इन्वोक करेंगे हमारा एग्रीमेंट, क्या पाकिस्तानी आर्मी आएगी लड़ने के सर लिए? इतना टाइम होगा, मैं धुरंधर 2 जाके देख लूंगा। मैं अगर पाकिस्तान को देखने नहीं जा रहा, मैं मेरे पास अगर इतना वक्त हुआ तो प्रियंका के पास जा रहा हूं। प्रियंका, ओवरऑल इस गेम को देखे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आर्मी के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं अब? विवेक जी, इस मामले में मैं ये आपको एक इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगी, ज्यादा पीछे नहीं। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे आपको याद होगा कि जो पुतिन के पर्सनल शेफ बोले जाते थे, वैगनर ग्रुप के चीफ, उन्होंने ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी भारी विद्रोह कर दिया था। वो टैंक्स लेकर मॉस्को के ऊपर चढ़ने आ गए थे, उनको बाद में एलिमिनेट भी किया गया। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, क्या है ना कि मसला ये है कि सुपर पावर्स अब रियलाइज कर रही है कि हम उस टाइम में नहीं है, उस वक्त में नहीं है कि हम किसी भी छोटे देश को बहुत छोटा समझ के और हम ये सोच ले कि ये तो बस हफ्ते 2 हफ्ते का मैटर है। तो मैं ये नहीं कहूंगी अभी कि अमेरिका युद्ध हार चुका है या हार जाएगा, वी कैन नॉट से दैट नाउ, क्योंकि रशिया के बारे में भी जब इंटरनल उथल पुथल हुई थी, लोगों का प्रोटेस्ट भी बहुत इरप्ट हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज भी आए थे, लेकिन उन्होंने फिर धीरे धीरे समझा, उनको टेस्टिंग हुई, आई ओपनर हुआ, उन्होंने स्ट्रेटजीज चेंज करी, और करते करते नाउ उनका पूरा डोनबास का एरिया उन्होंने अपना कब्जा लिया है। तो इसी तरीके से हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट से कि अमेरिका हार गया है अभी, क्योंकि अभी उनको रशिया की तरह अभी उनको एक आई ओपनर मिल रहा है, टेस्टर मिल रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि सामने तो आपके एक एक्सट्रीमिस्ट रिजाइम है, जिसने ये साफ बोल दिया है चाहे हमारे सारे बंदे मार दो, आर्मी मार दो, हम अंत तक लड़ते ही रहेंगे। उनको ना तो इकोनॉमी की परवाह है, उनको ना ही लोगों की परवाह है, वो अंत तक लड़ते ही रहेंगे, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट रिजाइम को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इस वजह से सामने यही यूक्रेन का स्टैंड था। अब चाहे हमको बर्बाद तो कर दिया, अब कितना भी कर दो, हम आगे पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है, उनके ऊपर प्रेशर आता है, इकोनॉमिक प्रेशर आता है, मिलिट्री की सॉलिडारिटी का प्रेशर आता है। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, इसमें कोऑर्डिनेशन की मुझे लगता है कि इस वजह से दिक्कत आई होगी, क्योंकि मोसाद, आपके पास अगर आपकी टीम में मोसाद है, आपके पास बहुत बड़ी चीज है। तो इसकी ये इजराइल की जो स्ट्रक्चर है, इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है, इजराइल का जो रिसोर्स है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि इनके अंदर जो इनके जो जनरल्स और इनकी जो ये कन्फ्लिक्ट है यूएस की, तो इजराइल और यूएस का जो मिलिट्री लेवल का जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ाया है। बट मे बी मुझे लगता है कि आगे जाके ये इस चीज को रिजॉल्व कर ही लेंगे किसी तरह। ठीक है, आपने कहा एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है जिसको चेंज नहीं कर पाएंगे और ईरान खुद को तबाह कर लेना चाहता है। रिजवी साहब का रिएक्शन चाहेंगे इस पर। रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जिस तरह की बात कर रही थी मैडम, मैं उनका जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि आप किसी के घर में किसी के बाप को मार देंगे तो वो पलट के वार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। फिर आप एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका जो है वो बार बार बात करने की बात करता है, बात शुरू करता है। जून में बात शुरू की, यानी 2025 में 5 राउंड की बात हुई, लेकिन क्या हुआ? हमला कर दिया इजराइल ने, इजराइल के साथ अमेरिका आ गया। फिर आइए आप देखिए कि फिर शुरू की बातचीत, हाँ, और 28 फरवरी से पहले 3 राउंड की बातचीत होती है, फिर हमला कर देता है अमेरिका।
और सुप्रीम लीडर को वहां पे मार देता है। तो सवाल ये है कि एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ आप जो है अटैक कर रहे हो। और एक्सट्रीमिस्ट क्या है? क्या जेफरीन एस्टिन की जो पूरी टीम है उसको ईरान में बसा दिया जाए तब माना जाएगा कि बहुत लिबरल हैं लोग, बहुत सेकुलर हैं लोग? क्या क्या है वहां पे? क्या ऐसा आपको लग रहा है? किस पे अटैक कर रहा है? किसको नुकसान पहुंचा रहा है? आपको ईरान में दिखता है हिजाब, सऊदी अरब में क्यों नहीं दिखता? कतर और बहरीन और दूसरे ममालिक में क्यों नहीं दिखता? वहां पर भी बोलिए ना। वहां पे तो आप जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं, वहां से पैसे लेकर के आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई एक्सट्रीमिज्म या हिजाब या कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला में क्या था, क्यूबा में क्या है कि आप जो है कह रहे हो कि अब क्यूबा का नंबर है? आप दुनिया में दादागिरी करना चाहते हो, आप दुनिया के तेलों पे कब्जा करना चाहते हो, आप दुनिया भर से गुंडा टैक्स वसूल करके आप अपना खर्चा पूरा करना चाहते हो, आप अपना कर्ज उतारना चाहते हो, और आप कहते हो साहब मैं बड़ा सेकुलर हूं, मैं बड़ा जो है वो डेमोक्रेटिक हूं। ये झूठ है, फ्रॉड है, और अमेरिका का झूठ और फ्रॉड सब सामने आ चुका है, अब ढका छुपा नहीं है। आप बताइए 160 बच्चियों का मारने वाला वो औरतों की हिमायत कर रहा है, औरतों के हक में बात करता है। जो एप्स्टीन फाइल में 8-8 साल बच्चियां, 10-10 साल की बच्चियों का मुजरिम है, वो हक और इंसाफ की बात करता है, और आप लोग उसके साथ खड़े हो जाते हो। आज पूरा अमेरिका खड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ। वहां की मिलिट्री खड़ी हो रही है, वहां के पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं। सब छोड़ दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो भतीजी हैं वो अपने चाचा के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। लेकिन न जाने क्यों ऐसा नशा सवार है। प्रियंका आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं दिनेश नैन सर आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका एक्सट्रीमिज्म है ईरान जी, में, ठीक है प्रियंका। क्या है वहां फुटबॉल लड़कियां नहीं खेलती? 1 मिनट, वहां लड़कियां ठीक है रिजी साहब, हो गया। रिजी साहब आपकी बात आ गई, प्रियंका बोलना चाह रही है। मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। हाँ प्रियंका। पहली बात तो ना तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में हूं, क्योंकि उनका हमारे देश भारत के साथ भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। ना तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में हूं, और ना ही मैं एप्स्टीन फाइल के जो गुनहगार है उनके फेवर में हूं। मैंने ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं कहा है। एप्स्टीन फाइल होने से ईरान नॉन एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाता है। क्या करे आप बताइए। अगर एप्स्टीन फाइल हुआ तो उसकी तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो आईसिल है वो कुछ भी नहीं है, आईसिस कुछ भी नहीं है। आप सोचो, इराक में खुद घटा करके शादी की उम्र बच्चियों की 9 साल कर दी गई है। आपको एप्स्टीन फाइल से, आप एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हो, वहां हर दिन एप्स्टीन फाइल लीगली हो रहा है, लीगली एप्स्टीन फाइल हो रहा है। तो आप नहीं, एप्स्टीन फाइल के फेवर में मैं नहीं बोल रही हूं, और एप्स्टीन फाइल जैसी चीजें पूरी दुनिया में थोड़ा सा विषय से विषयांतर ना करें, विषय पर रहें। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ईरान पर हैं। दिनेश नैन साहब के पास जा रहा हूं। प्रियंका वापस लौट रहा हूं। आपके तर्क के साथ भी आपकी बात भी सही है कि जहां बच्चियों की उम्र घटाई जा रही है वहां भी सवाल उठाया जाना चाहिए। दिनेश नैन साहब क्या करेंगे इसके बाद? डोनाल्ड ट्रंप क्या ऑप्शंस रह जाते हैं उनके पास? देखिए विवेक, पहले तो मैं क्लियर कर दूं मुमताज भाई को कि एप्स्टीन फाइल जो है वो जब कोर्ट में केस जाएगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जो भी उसके अंदर सजा होगी वो मिलनी चाहिए अगर कोई भी गुनाहगार है तो। बट हम सिर्फ उसका एक रीजन लेकर के जो अमेरिका की जो एक्शन चल रही है ईरान के विरुद्ध, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जैसे प्रियंका के जो कह रही है उसने क्या गलत बोला है। 1979 के अंदर एक रिलीजियस फैनेटिक रेजिम आयतुल्ला खमनी के अंडर में बनी, ये तो हकीकत है। उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आते ही मिलिट्री अपने हाथ में ले ली, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया, एग्जीक्यूशन अपने हाथ में ले लिया, विदेशों का मामला अपने हाथ में ले लिया। कहने को सरकार है, पेजेश्कियान भी जैसे आज बैठा है, 3 दिन पहले पेजेश्कियान ने क्या बोला, IRGC के जो खलीदी है उनके साथ लड़ाई होने के बाद बोला कि भाई मैंने बोला इनको कि क्यों मार रहे हो आप खाड़ी क्षेत्रों के ऊपर ये मिसाइल वगैरह, कल को जब और ज्यादा एक्शन आएगा तो हमारा देश तो 20 साल पीछे चला जाएगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन वापस हमें दो प्रेसिडेंट को। उसको डरा धमका के चिल्ला करके साइड में कर दिया गया। तो ये कौन सी सरकार है? भारत ईरान के आवाम के साथ है, भारत चुनी हुई सरकार जो पेजेश्कियान के नीचे है उसके साथ है। प्लीज इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। लेकिन भारत या हमारे विचार जो भी आप सुन रहे हैं वो किसी भी हालत में एक फैनेटिक रेजिम
जिसने इस पूरे लोकतंत्र को, इसकी सेना को दबाने के लिए IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड को पैदा किया, 2 लाख लोगों को, और 6 लाख सेना के ऊपर उनको काबिज कर दिया। और जनरल कहां से बने? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के। वो कंट्रोल करेंगे। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए बासिस फोर्स 3 लाख लोगों की, पुलिस भी कुछ नहीं बोल सकती। तो एक तरीके से पूरे लोकतांत्रिक ईरान को, जिसकी इतनी पुरानी परंपरा है, उसके ऊपर एक टेरर फैलाने वाला ग्रुप आके बैठ गया। चलो मान लिया ईरान के अंदर ही करते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपने क्या किया? इराक के अंदर पॉपुलर मूवमेंट फ्रंट, कुतुब हिजबुल्लाह, जो सिया के जो धर्म वाले लोग हैं, उनको मिलिशिया बनाना शुरू कर दिया। हथियार IRGC की कुर्द ग्रुप जाके ट्रेन कर रहा है। सेम चीज सीरिया में, सेम चीज लेबनान में हिजबुल्लाह, सेम चीज फिलिस्तीन के अंदर हमास, सेम जाकर के यमन के अंदर हूती। तो आपने तो पूरा मकड़ जाल फैला दिया टेरर का। और फिर आप यहां जस्टिफाई कर रहे हैं कि लड़ाई जो हो रही है उसके अंदर अमेरिका गलत काम कर रहा है। अमेरिका की लड़ाई IRGC के साथ है और मुश्तबा के साथ है। अभी जब विद्रोह की बात हम कर रहे थे, हुआ था ईरान के अंदर, तो कितने लोगों को मारा इन लोगों ने? इनका सरगना कौन था? मुश्तबा, वही कंट्रोल कर रहा था बसीज फोर्स को भी, और इसका नाम आपका IRGC को भी। चाहे 25,000 मारे हो, 15,000 मारे हो, 45,000 मारे हो, अरे ईरानी नागरिकों को मार रहे हो आप लोकतंत्र में, जो सड़क के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा नैन साहब, उनको ये मौका अमेरिका लोकतंत्र बचा रहा है या फिर तेल की खोज में पहुंचा? नहीं, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं अभी यहाँ पे। मैं सिर्फ मुमताज भाई का रिप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, कि क्या गलत बोला प्रियंका ने। अब ठीक। आ जाते हैं अमेरिका का। देखिए, इजराइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रस्टवर्दी अगर स्टेट कोई इस क्षेत्र में है, खाड़ी क्षेत्र में, तो वो इजराइल है, जिसके साथ वो हमेशा खड़ा हुआ है। 2 रीजन है। एक तो कौल साहब बताएंगे कि अमेरिका के अंदर, कांग्रेस के अंदर तब तक बहुमत नहीं आ सकती जब तक यहूदियों का समर्थन ना हो, क्योंकि यहूदी लॉबी वहां पे इतनी अमीर है, सारा फंडिंग वो करते हैं। और अगर अमेरिका ना भी चाहे, इजराइल जैसे पिछली बार 12 दिन के युद्ध में आगे आया था, अमेरिका को बाद में जो घुसना पड़ा, घुसता है, वो करना पड़ेगा उसको। तो यही ना फिर मजबूरी की लड़ाई हो गई ना, फिर दोनों बातें कैसे हो सकती है? मैं पाशा सर का प्रोफेसर साहब इस पर रिएक्शन, फिर मैं रिजी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पाशा सर जी, देखिए, हमारे साथी पैनलिस्ट जो भी कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीदगी से, सीरियसनेस से, ये बहुत गंभीर मामला है, उस पर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स डिस्कस करिए। जहां तक ये अमेरिका का सवाल है, देखिए, सिर्फ ईरान के पीछे ही नहीं है। मैं पूरी फहरिस्त दे सकता हूं जहां जहां अमेरिका हर एक खुद मुख्तार देश, इंडिपेंडेंट देश जो उनकी बात नहीं मानता है, उनका तख्ता पलटने का काम किया है। चाहे वेनेजुएला में हो, ईरान में पहले 53 में है डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ, या मिस्र में, या जहां कहीं भी हो, 50-60 देशों में ये काम किया है। और चूंकि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंस 79 से बता रहा है, चाहे वो खुमैनी हो या अली खामेनी हो और उनके बेटे मुस्तफा हो, वो एक आज़ाद ईरान को तामीर देना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट को, जैसे भारत पे सैंक्शंस लगाए थे 74 के बाद, पोखरान एक्सप्लोजन के बाद, जो 2010 में हटाए गए थे ओबामा जब आए। तो इतने लंबे तवील अरसे तक भारत भी सैंक्शन झीला है। हर एक कंप्यूटर, हर एक चीज हमको देने से इनकार कर रहे थे, और सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन और रूस से हमें लेना पड़ता था। तो इसी तरह खुद मुख्तार होके, सेल्फ रिलायंट बोल के, ईरान जो है अपने बलबूते पे सैंक्शंस झीलते हुए, कड़े से कड़े सैंक्शंस, वो अपने दिफा के लिए, ईरान इराक के जंग के बाद जो 8 साल चली, लाखों लोग शहीद हो गए, तो उसके बाद उन्होंने सबक सीखा कि आत्मनिर्भर ही होना बहुत ज़रूरी है। और उनके साइंटिस्ट और उनके इंजीनियर्स के बलबूते पे, और जहाँ से भी टेक्नोलॉजी मिल सकी, वो अपने पाँव पे खड़े हैं और अपने आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए, अब ये IRGC और बसीज वगैरह वगैरह, ये सब ईरानी हैं, और जब हमला हुआ है तो सब इकट्ठे होके लड़ रहे हैं। हमें कोई एक हावी हो रहा है दूसरे के ऊपर नहीं देखना चाहिए।
क्योंकि ये रेजिम चेंज है और उसके जरिए तेल को कब्जा करना है, उससे रूस को और चीन को कमजोर करना है और पूरे देश जो निर्भर होते हैं खाड़ी के ऊपर उनको भी मजबूर करना है कि अमेरिका जो बोलता है उसी को सुनना है और इंडिपेंडेंट जो भी ठीक है। आवाज उठती है, चाहे भारत हो या कोई भी हो, उसको कुचल दिया जाएगा। इसीलिए संभल के हमारी हुकूमत भी चल जी रही है क्योंकि जी कॉल साहब का जरूरी रिएक्शन है। चाहेंगे इस पर। जी कॉल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कॉल साहब। देखिए देखिए मुझे 2 मिनट दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दर्शकों को हिस्ट्री का थोड़ा समझना, बिकॉज फाइनेंशियल नंबर्स डोंट लाई। मैं ये नंबर दूंगा, अब इसमें कोई सेंटिमेंट नहीं है, आई एम गोना टॉक लाइक अ कंसल्टेंट। अगर आप एफिशिएंसी देख लीजिए ईरानियन रिजीम की, मैं अभी आपको वही डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ कि एज ऑफ 1900 आप पकड़ लीजिए, कुछ पैरामीटर्स हैं बेसिक जो कोई भी आपको, यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड। जीडीपी पर कैपिटा जो रेवोल्यूशन था 1970 का, उससे पहले जो थी वो तकरीबन $2,500 थी। रेवोल्यूशन के बाद विद इन अ ईयर इट ड्रॉप टू 400। आज जीडीपी पर कैपिटा 4,700 है। अगर ईरान ठीक तरीके से रन होता, एक एवरेज मिडल कंट्री रहती, तो तकरीबन $25,000 होना चाहिए था ये नंबर। तो ये आपको दिख गया। एक्सचेंज रेट 70 रियाल प्रति डॉलर था, आज 1 मिलियन है। इन्फ्लेशन बिफोर रेवोल्यूशन 4.5-5% थी, आज 40% है। मैटर ऑफ फैक्ट पैसा होने के बाद भी रिसोर्सेज नहीं है। इसकी वजह क्या क्या थी, कुछ क्विकली रिकैप करता हूं। एक तो रेवोल्यूशन था, उसके बाद ईरान इराक वॉर 1980 में, लॉन्ग टर्म यूएस सैंक्शंस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया, ये आपके पैनलिस्ट बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2010 से 18 के बीच में। उसके बाद ऑयल डिपेंडेंसी, मॉनेटरी मिसमैनेजमेंट, मनी प्रिंटिंग, जो बेतहाशा मनी प्रिंट किया गया, और कहीं ना कहीं करप्शन और इनएफिशिएंसीज ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इंडियन लोगों को नहीं, ना ही अमेरिकन को, एक कॉमन ईरानियन को। ये लड़ाई है किसकी? एक कॉमन ईरानियन की। आईआरजीसी के खिलाफ कौन आवाज नहीं उठा पा रहा? एक कॉमन ईरानियन। 45,000 या 25,000 लोग मारे गए, कौन? कॉमन ईरानियन जो कि प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, लड़ाई होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। क्या जो लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, या अगर फिर अमेरिका इतना ही सही ऑल है, दोस पीपल, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जोड़ रहा हूं। पीपल आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट? कॉल साहब, एक ये बहुत हमको बेसिक नहीं, एक सेकंड दीजिए, एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं। हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं है, क्या लोग आज प्रोटेस्ट जो करना चाह रहे हैं वो जेल में आईआरजीसी के जारा भरे जा रहे हैं, या अगर लोग एक साथ डोनाल्ड आ गए हैं? ट्रंप ये इतने हमें ही नहीं पता। सही हैं तो नेटो उनके खिलाफ क्यों हो गया है? फ्रांस यूएनएससी में ईरान और चाइना और रशिया के साथ क्यों चला गया? देखिए, अगर फ्रांस ट्रंप को- इतने ही सही फ्रांस है को- तो उनकी टीम में इतने रेजिग्नेशन हाँ, क्यों हो रहे हैं? मैं- अगर ट्रंप इतने मैं ही फ्रांस सही है के- तो आर्मी के इतने ऑफिसर्स रिजाइन क्यों कर रहे हैं? अगर ट्रंप मैं इतने ये ही नहीं- सही है तो एनसीटीसी चीफ जो केंट ने रिजाइन क्यों कर दिया, ये कहते हुए कि मैं ईरान से हमें आपकी- कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था? अगर ट्रंप इतने आपकी ही बात- सही है तो दुनिया एक तरफ क्यों और ट्रंप एक तरफ क्यों है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ट्रंप इज नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन। 1 साल से हम बात कर रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग हम डिबेट कर सकते हैं, उससे अमेरिकन को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पेट्रो डॉलर की गेम है। अगले 10 साल में लोगों को भी समझ आएगी। मिड टर्म नवंबर में आ रहे हैं, और बूट्स ऑन द ग्राउंड, अगर 1,000 पाउंड हमको यूरेनियम रिकवर करना है, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड के बगैर हो ही नहीं सकता। तो इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन जिसमें हम इस टाइम ट्रैप्ड हैं। और जो लोग रिजाइन कर रहे हैं, जो मैंने पहले पॉइंट आपको बताया, कोई भी सेनेट हियरिंग को फेस नहीं करना चाहता। एक नौकरी से पीपल डोंट वांट टू गो टू जेल। तो ये एक सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है यूएस। मतलब आप कह रहे ट्रंप अंदर के भी- जाने के बाद वो वॉर क्राइम के सिचुएशन में ना फंस जाएं, उनके ऊपर सवाल ना उठाया जाए, उनको Exactly. जेल में ना डाल दिया जाए, इससे वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो रिजाइन कर और रहे हैं। बात दूसरा सही है। intelligence एक failure. मतलब ये Second तो is ये बात प्रूव हो गई ना कि ट्रंप intelligence गलत कर failure रहे big हैं। time. ठीक है, मैं प्रियंका कुछ कहना चाह रही, Second is प्रियंका उसके बाद intelligence मुमताज आपके पास failure. आ रहा हूं। प्रियंका, विवेक जी, सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि फ्रांस बिल्कुल भी रशिया के समर्थन में होकर के उसने वीटो नहीं किया है। पूरे नाटो कंट्रीज में अगर जो सबसे बड़ा एनिमी रशिया का है वो फ्रांस ही है, और ये रहेगा भी। इनके जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो रहेंगे, और ये फ्रांस ने वीटो रशिया या चाइना के रिलेशन में नहीं किया, उसने अपना वीटो किया है अगेंस्ट इजराइल। उसने अपना वीटो किया है कि वो इजराइल को समर्थन नहीं देना चाहता, क्योंकि लेफ्टिस्ट सरकार है वहां पर,
और एंटी सेमिटिस्ट माहौल है वहां पर, बहुत बुरा एंटी सेमिटिस्ट माहौल है। इसीलिए उन्होंने हमारे साथ, रशिया के साथ भी हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है फ्रांस के साथ कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, और फ्रांस का कोई ऐसा नहीं है कि वो रशिया के या चाइना के फेवर में आया है। वो लेफ्टिस्ट वहां पे सरकार है लेफ्टिस्ट का बहुत बड़ा, और इसका भी रीजन वो इमिग्रेशन एंड ये जो है नाटो में जो ये गड़बड़ हो रही है वो इमिग्रेशन और लेफ्टिस्ट, भले ही यूरोपियन यूनियन में राइट विंग आ जाए लेकिन नीचे जो पॉपुलेशन में लेफ्टिस्ट इतने ज्यादा ग्राउंड लेवल पे हो चुका है कि सरकार को प्रभावित होना पड़ता है। जी, आप ये ऐड ऑन करना चाह रही थी, मतलब आप ये ऐड ऑन करना चाह रही थी। कौल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जल्दी से प्लीज। 30 सेकंड। फ्रांस इज नोन टू बी वेरी नोटेरियस कंट्री। वो दिखता जैसा है, काम बिल्कुल उल्टा करता है। आपको ये भी पता होगा, उन्होंने जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को लीक हुई है और नॉर्थ कोरिया को, कहीं ना कहीं उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और इसके अलावा एक बात और बताता हूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार घूम के इस बात पे आना चाहता हूं कि चाइना को हम लोग काउंटरैक्ट कर रहे हैं क्योंकि रेयर अर्थ नहीं मिल सकते, उनके पास वो वीटो है। अगर 65% वर्ल्ड की एनर्जी हमारे हाथ में आ गई, वी हैव अ बार्गेनिंग चिप विद चाइना। तो ये एक बहुत लंबी गेम है विवेक जी, आप भी इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो भाई गेम अपने घर पर खेलिए ना, हमारे घर का गेम क्यों बिगाड़ रहे हैं? हमारी जेब का बजट, भाई साहब हमारी जेब का बजट क्यों बिगाड़ रहे हैं? गेम आप देखिए, गेम खेलना है, गेम खेलिए। आपको गेम में मजा आ रहा है, आप और मजे लीजिए, आप हमारा गेम मत बिगाड़िए ना। हम हिंदुस्तानियों का गेम खराब हो रहा है, कई दुनिया के कई देशों का गेम खराब हो रहा है। ये आपके गेम के चक्कर में ना भाई साहब आपने पूरी दुनिया का गेम खराब कर रखा है। मैं इस बात को बड़ी संजीदगी तरीके से हल्के फुल्के माहौल में कह रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। रिजवी साहब का एक आखिरी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन होता है एनर्जी, और खासतौर पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए। तो इंडिया पे डेफिनेटली एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन वर्ल्ड एक फ्लैट ग्राउंड है, कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी इस बारे में आपको बता देंगे। कंट्रीज एक दिमाग का क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन इट्स वेरी कनेक्टेड। जी ठीक है, रिजवी साहब का रिएक्शन। रिजवी साहब जल्दी से। मैं ये कहूंगा कि प्रोफेसर पाशा ने हमारी तमाम बातों का जवाब दे दिया है। बहुत सलीके से उन्होंने कर्नल साहब को बताया कि क्या सच्चाई है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा तफसील से नहीं, मैं सिर्फ कर्नल साहब से एक पूछना चाहता हूं कि अमेरिका छोड़ दीजिए, ईरान जिस तरह से हिंदुस्तान को डिक्टेट किया पिछले दिनों, जिस तरह से हिंदुस्तान के लिए झूठ बोला, हमारे वजीर आजम के लिए जो बातें कही, और यहां तक कहा था रूस से आप 30 दिन तक तेल खरीदी, ये तमाम बातें क्या आपको अच्छी लग रही थी? क्या आपको लग रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा ठीक बोल रहे हैं? और कल के अगर यहां पे भी वही सिचुएशन क्रिएट कर दे जो दुनिया भर में अमेरिका करता रहा है, अगर थोड़ा से भी, मैं समझ रहा हूं कि अगर थोड़ा से भी एक्शन के मूड में भारत आ जाता तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देते पता नहीं। तो क्या करते? क्या एक्शन न लेते? क्या हम लोग खामोश बैठ जाते? तो इसलिए देखिए, आप सिचुएशन को समझिए। उनको ईरान में हर चीज बुरी लग रही, लेकिन सऊदी अरब में उनको, कुवैत में, कतर में, यूएई में सारी चीजें अच्छी लग रही। भाई यार डेमोक्रेसी लाओ ना। मुमताज भाई, आपको भी तो बादशाह बैठे, डेमोक्रेसी आपको भी तो ईरान और फिलिस्तीन की चीजें पसंद आती, हिंदुस्तान की बहुत कमी चीजें पसंद आती है। हमें क्या पसंद आती है? हमें कुछ नहीं पसंद आता। हम तो कह रहे हैं यार डेमोक्रेसी लाइए आप। जी ठीक है, अच्छी बात है। मैं जल्दी से नैन साहब 10 सेकंड में जल्दी से शॉर्ट रिएक्शन दीजिएगा। नैन साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे अटैक किया ईरान पर, शॉर्ट एंड स्विफ्ट, वैसा ही रिएक्शन चाहिए, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। जी, पहली बात तो भारत टेरर एक्सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई आदमी टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी रेजिम, डेफिनेटली उसको तारीफ नहीं कर सकते आप। अफगानिस्तान में भी तालिबान है, लेकिन वो अपनी सीमा के अंदर शरीयत लॉ में लागू करके बैठे हैं। आप जहां दूसरे देशों के अंदर जाके टेरर फैलाओगे, भारत की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, हम विरोध करेंगे। रही बात इस बात की जो पासा साहब कह रहे थे कि जो ईरान और IRGC के अंदर कोई मतभेद नहीं है, मैं इनको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल मतभेद है। जो वहां की जनता है वो IRGC के 50% खिलाफ है, डर के मारे घरों में बैठी है। अभी 20% लोग सिर्फ फेवर करते हैं वहां को। आप बाहर टेरर एक्सपोर्ट करना बंद करें। दूसरे देशों पे चलो ठीक है, अमेरिका से दुश्मनी है तो दूसरे जितने भी खाड़ी के क्षेत्र के देश हैं, OIC के या गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के, उनके ऊपर आप अंधाधुंध पब्लिक के ऊपर अटैक कर रहे हो, ये तो टेररिज्म ही कर रहे हो ना।
वहां पे क्यों कर रहे हो? और तीसरा, ये लड़ाई कल खत्म हो जाएगी। पासा साहब को बोलो कि जो यूनाइटेड नेशन को तो मानते होंगे, यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को 47 के अंदर स्टेट घोषित किया हुआ है। ईरान को बोलो स्टेट घोषित कर दे, खत्म होगी लड़ाई। ईरान ने तो किया हुआ ऑलरेडी इसराइल को, हालांकि 79 में रिवोक कर दिया था। नहीं, प्रॉब्लम वही है विवेक। ईरान ने 49 में ही घोषित कर दिया था। हिजबुल्लाह खड़ा करना। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त सीमित है। मुझे पता है कि डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, वक्त सीमित। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा हूं इस डिबेट को और थोड़ा ज्यादा बढ़ाने की अभी, और मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं। कोशिश करूंगा कि इस डिबेट को और लंबा लेकर चलें आपके लिए, लेकिन आज समय की पुकार है, मुझे डिबेट यहीं रोकनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक पे चांस पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।